Assalamu alaikum, dear students. This is our last lecture in the online sessions. We have already discussed this lecture a little bit in the previous semester when we were discussing the evidence-based predictors. But now we will take in detail this question, the research question. So एक थोड़ा सा एक रिव्यू एक रिपीट की जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं यहाँ हम अगर प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स अब ईबीपी तो कुछ टिप्स होते हैं और ऑलरेडी हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं। तो इसके स्टेप्स में पहला स्टेप जो है ये रिसर्च क्वेश्चन का है। अब रिसर्च क्वेश्चन किस तरह हम बनाएंगे और एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन किस तरह होता है या रिसर्च क्वेश्चन के टाइप्स किस तरह है, तो एग्जांपल के साथ जो है हम ये डिस्कस करेंगे। या एक अगर वी हैव ए प्रॉब्लम तो इससे हम अपना रिसर्च क्वेश्चन किस तरह जनरेट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं। तो जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू जनरेट अ क्वेश्चन व्हिच इज आंसरेबल। और ये क्वेश्चन जो है ये आंसर जो स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, जो मेजरेबल भी हो और रेलेवेंट। तो ये इस आज पूरा सेशन जो है हम इस रिसर्च क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो बाकी स्टेप जो है हम इससे पहले सेशन में हमने भी किया था कि हाउ टू सर्च द लिटरेचर, और ये दोनों जो है ऑलरेडी हम डिटेल से कर चुके हैं पहले सेमेस्टर में। ये जब हमारे बीपी सब्जेक्ट्स था कि लिटरेचर को एड्रेस किस तरह करेंगे, तो मुख्तलिफ चेकलिस्ट से हम फिर इसकी प्रेजेंट कर सकते हैं। right? तो in research methodology we will only concern with these two topics, that how to generate, how to formulate a research question, and how to search the literature and in databases or research engines. तो ये स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है एंड लेट्स डिस्कस द रिसर्च क्वेश्चन। सो पहला जो है कि रिसर्च क्वेश्चन है क्या चीज, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि एक रिसर्च क्वेश्चन जो है इट शुड बी वेरी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, यानी बहुत क्लियरली जो है ये स्टेट क्या होगा और ये स्पेसिफिक होगा, यानी दैट विल बी emphasizing a very specific point, so that will be focused and concise, but not that much concise that it become meaningless, and as well as complex and not again so not so much complex it is difficult to understand and to interpret. And obviously it should be an arguable question. So a clear, focused, concise, complex, and arguable question around which you center your research is known as a research question. So these are some of the characteristics of the research question. It should be specific, it should be measurable, it should be attainable, achievable, it should be relevant, it should be realistic as well, and it should be time bound. And we can combine all these characteristics in the acronym of the SMART. तो नाउ अगर हम ईबीपी करते हैं तो ईबीपी में सबसे पहले जो स्टेप है हमने डिस्कस किया कि हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो एक तरीकाकार है, दिस इज नोन एज द पीको। पीको जो है और मोस्ट कॉमनली जो है ये पीको जो है ये सिस्टमेटिक रिव्यू और जो randomized control trial है उसके लिए यूज होती हैं, बट इट कैन बी यूज टू अदर स्टडीज एज वेल, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है इन दोनों के लिए यूज होते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए इसकी थोड़ी सी जो है वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिव्यू इज स्टडी एज अ रिव्यू स्टडी ऑन द ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल। इसलिए हम पीको में एक एडिशन कर देते हैं कि स्टडी डिजाइन जो है ये कौन सी होंगी, मतलब ये क्रॉस सेक्शन स्टडीज पर हम एक रिव्यू स्टडी करेंगे, कोहॉर्ट स्टडीज होंगे, केस रिपोर्ट्स होंगे, ईआरसीटीज होंगे, नॉन आरसीटीज होंगे, मिक्स होंगे। तो वहां पे फिर इसको पीकॉज या पीकॉर्ड, पीकॉर्ड से मुराद की पीआईसीओ तो अभी हम डिस्कस करेंगे, और डी से मुराद क्या है, डिजाइन, या पीकॉज यूज होती हैं इसमें पीको, एंड इसका मतलब स्टडी डिजाइन। But here we will discuss the PICO only, and we will address this PICO for all type of questions, rather that will be related to the diagnostic question, that will be related to frequency question, or the prognostic question, as well as for the etiologic and the intervention question. So तमाम के लिए हम इसको apply करेंगे with examples. तो P को में जो है P mean the patient or population of interest, I is the intervention, C is the comparison, and O is the outcome. In
पीको में अगर जो है कंपैरिजन ना भी हो तब भी जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है पीओ, इन विच कि हम किसी ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं कि खास पेशेंट में इफ वी पेन को रिड्यूस करने के लिए, रेंज को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए इस ट्रीटमेंट का इस पेशेंट में क्या रोल है. सो दैट विल बी अगेन पीयर क्वेश्चन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द पीओ. तो कंपैरिजन जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन इफ देयर इज नो पी आई ओ तो फिर जो है रिसर्च क्वेश्चन जो है दैट विल बी इनकम्प्लीट. The P population, I intervention, C comparator control, I also mean indicator, and the O mean the outcome. Examples, suppose if we have a patient of the that Purdy syndrome and we want to increase or improve their daily activities, इनकी जो इंडिपेंडेंसी है ये इंक्रीज करना चाहते हैं. So how we can make a research question from this scenario? So that will be what individual or patient population do you have in mind? So this is the first question when I am going to formulate a question, and that would be obviously the post-polio syndrome. So P, that is the post-polio syndrome patient. Now the next question, I mean what type of exercise I am considering. So here in this example, this is the strength training, and then what will be the comparison to it? What is the other intervention? And that is the relaxation exercises. And obviously the outcome is, as we discussed, to increase the daily activity level. So now from these information, we can generate our research question like this. For clients or patients with post-polio syndrome, is strength training better than relaxation exercises for increasing the level of daily physical activity? Now, if you don't have the C, we have only the PIO. So the question can be, uh, for the patient with post-polio syndrome, strength training is better for our work in the increasing the level of daily activity or the level of the physical activity. So you can have the question if we have PICO, if we have the PIO only. So this is a scenario. 8-year-old man, he was being visited at physical therapy clinic after his hip fracture, and he just had this condition just because of the poor blood. He is the third person in the previous month with the same problem in this clinic. So using the P2 criteria, what will be the answerable question? So here is the P is that 8-year-old man with that fracture in the hip joint, and just because of the poor balance, and then we can treat this person, we can increase the balance through the muscle strengthening program and obviously through the work on the range of motion. And then we can have another group cluster जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, उनको हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी है, तो हियर यहाँ पे अदर इंटरवेंशन की जाए, यहाँ पे कंट्रोल है. सो वी हैव कंट्रोल इन दिस पीको सी कंपैरिजन में देयर इज अ कंट्रोल, एंड दिस कंट्रोल में तमाम तमाम पेशेंट्स होंगी जो कोई भी रिहैब उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं की. तो आउटकम क्या हो कि क्या अगर हम स्ट्रेंथनिंग करवाए और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराए इन कंपैरिजन टू दोस्त यूं ही कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या हम ये जो बैलेंस या पुअर बैलेंस की वजह से ये गिरना है, क्या ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सो दैट्स ए क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे, व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरवेंशन स्टडी for the poor balance in the old age population. And then after this scenario PSU, we can have this question like this: could hip fracture be prevented with balance training in the old age population? So now we have different types of question, and most commonly जो है clinical question is about how to treat a disease or condition, but we have other types of question as well, like what causes the problem, that will be known as the etiological question. What is the frequency of that problem, that will be a distribution prevalence at the frequency question. Does this person have the problem, that will be a diagnostic question, and who will get the problem, that will be a prognostic or predictive question. So this is a scenario. Mr. Y is a person, I present with low back pain. He is a male patient with low back pain and relatively acute onset about 2 weeks ago, and the pain is radiating into his leg.
is no apparent neurological deficit. The problem has been raised during when he was lifting a heavy weight, and then after some days it become worse and worse. Then he visited a general practitioner and he just prescribed him some painkillers and instructed him just to have a rest for at least 5 days. But all these painkillers and this just that will bring no such improvement in that patient. And after that, he visited a physical therapist, a clinic, or a rehab specialist. Now there may be a relevant clinical question जो है यहाँ से हम generate कर सकते हैं और वो question मुख्तलिफ question एक scenario से is heavy lifting the most likely cause of this problem? Again, if we look at this question, there will be a etiological question. The other question is, could this problem which I frequently see in my brothers can be prevented? How can I decide if he has the nerve root involvement? Which test would be useful to rule out a more serious condition? Malignancy and these two questions, nerve root involvement and the ruling out of some serious conditions, the rule out these are, then that is an example of the diagnostic question. What is this principal underlying concern about the condition, experience, life question? And if my aim is to improve his functional capacity, to advise him to stay active or to restrict weight, that is an intervention question. Other question which can be arise from this scenario, what does he feel about staying in bed or returning to work? What is the probability that the problem will resolve by itself within a month? That is a predictive question, a prognostic question. What can I do to relieve his pain during this period? Again, it is an interventional type question. Is there anything I can do to speed up his recovery? So we have all these effects of intervention question. Is there anything I can do to speed up his recovery? What I can do to relieve his pain during this period? All these are intervention questions. These are the experience questions. These are the prognostic questions. And these are two other diagnostic questions we already have discussed. And this one is the etiological question. So now these are some of the examples of the different types of questions from a single scenario. Now we will discuss the PICO again with some examples for each type of question, for the etiological as well as the intervention and others. So intervention questions, these interventions they cover a wide range of activities and that range from the medicine, the drug treatment, and other clinical therapies to lifestyle changes, diet, exercise, and social activity and education program, and to the surgery and to that therapeutic exercises and manual therapy. Intervention can include individual patient care or population to health activities or screening for the disease, such as the breast or prostate cancer. So, from the previous scenario, we have this Vinity, that is a patient with acute low back pain जिनको 2 हफ्ते पहले हुआ था and the intervention is the bed rest and इसकी comparison है कि active to stay active यानी उसको bed rest करनी चाहिए या जो है उसको एक्टिव रहना चाहिए किस लिए ताकि उसकी पेन और डिसेबिलिटी कम हो तो यहाँ जो है हमारी PICU जो है आ जाते हैं एंड फिर क्वेश्चन हम आसानी के साथ इससे बना सकते हैं कि जिसमें is to reduce the pain intensity in a person with low back pain is it is better to have rest or to be stay active. This is another example, a 28-year-old male present with recurrent phonocclosis, that is another medical term for the skin boils, and for the past 8 months, these episodes have been treated with drainage and several doses of antibiotics, but keep recurring. He asked if recurrence can be prevented, convert this to an answer equation, use the PICO method as parts. Now, this is a preventive type question, how we can prevent a condition from the recurrence. So the P is the patient with recurrent purulenosis. The I is the prophylactic antibiotics, and the C is the control. Here, the comparison is the control, which means no treatment. And what will be the outcome? That will be to reduce the recurrence rate of that skin boils. So, and the question from this PICU can be, in patient with recurrence of purulenosis, do prophylactic antibiotic compared to no treatment reduce the recurrence rate? And that will be then हमें ट्राई करेंगे that study में और फिर आंसर हमें बाद में मिल जाएगा at the end of the study to the statistical analysis of all the data received
for the issues. So now we will address some examples, some scenarios for each type of question, and we will generate a question through the PICO method and will generate a question. So etiology से मुराद ये है कि what is the causing agent, who is the causing agent, who is the risk factors. और जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम करें सिनेरियो है कि एक बंदा है वो गेम खेलता है और उसको जो है मुख्तलिफ सरफेस पे उसको ये टू रन ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्लोप सरफेस, ऑन द रफ सरफेस, ऑन द कंक्रीट सरफेस, और फिर जो है उसको एट द एंड जो है हमेशा से वो तकलीफ होती है कि उसको हील पेन या जो एंकल में या फुट में उसको पेन हो जाती है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में ये जो एथलेटिक पर्सन है मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या जो है इसकी बूट जो है ये उसकी काज जो है ड्यूरिंग उसने कोई क्वालिटी शूज पहनी हुई है जिसकी वजह से जो है वो रनिंग करता है तो उसको पेन होता है एट द फुट और एंकल, या जो है ये जो जिस सरफेस पर रनिंग कर रहा है क्योंकि सरफेस जो है ये चेंज होती रहती हैं, सो दैट इज अनइवन सरफेस पे रनिंग जो है इट इज द काज ऑफ द क्वालिटी सरफेस, या एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं कि देयर इज टू मच ह्यूमिडिटी या देयर इज हाई टेम्परेचर, या और भी मैकेनिकल रीजन हो सकती हैं, इसकी इंट्रिंसिक काजेज हो सकती हैं। तो एक किसी भी एक पेशेंट की जब कंप्लेन आ जाती है तो जहन में जो सारे ख्याल आ जाते हैं वी हैव टू डू द चेक एंड वी हैव टू असिस्ट देम, और उस ये जो काजिंग है कि भाई ये हो सकता है ये हो सकती है इसकी वजह जो है दैट वुड बी कॉल्ड इज द इटियोलॉजी। Examples, George has come to your surgery to discuss the possibility of cancer after dissectomy. He says that he has heard something about dissectomy causing an increase in cancer chances later in life. Do you know what is the risk of this? How we about want to give you a more precise answer? तो किसी से सुना है कि अगर डायसेक्टमी मैं कर लूँ तो मुझको आने वाले कुछ सालों में जो है कैंसर होने का खतरा है, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे थियोलॉजिकल पॉइंट क्या है? इज दैट डायसेक्टमी इज द काज ऑफ द कैंसर, इज देयर एनी लिंक बिटवीन द डायसेक्टमी एंड द कैंसर? तो यहाँ पे पी जो है दैट विल बी एडल्ट मैन, the intervention indicator will be dissectomy and the comparison will be control. The C will become no dissectomy and the outcome obviously will be the cancer. So how what will be the research question like in this? In men and adult men, does abdominal age does having a dissectomy compared to not having one the dissectomy increase the risk of getting cancer in the future? इसी तरह प्लेइंग ऑन एनी वन सरफेस इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी। सो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इज प्लेइंग ऑन एनी वन सरफेस इंक्रीज द चांसेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग इंजरीज, इज रनिंग इन quality shoes increase the chances of ankle injuries. Now the next is how to gain a question from the frequency or the rate or the distribution of prevalence. So that is can be the milk intake in spring versus autumn किस में ज्यादा होती है, तो इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन, maybe there is a 6-week-old baby at her routine follow-up. She was born prematurely at that 5 weeks. You want to tell the parents about her chances of developing hearing problems. अब यहाँ पे जो सिनेरियो है उसमें ये है कि अगर एक बच्चे जो है वो प्रीमेच्योरली प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है और प्रीमेच्योरली वो बर्न हो जाती हैं, so now what is the prevalence, what is the chances of having the hearing problem in such a kid, in such a patient? So P is the inference, and obviously we have to compare is there is link between the uh, sensorial difference at that hearing problem and premature birth. Is premature birth is the cause of difference? So for that we have to compare the babies who have born prematurely to those who have born with full term, and then we have to check the prevalence, that what is the prevalence in both cases. So in friends, the question will be like that: in friends born prematurely compared to those who born at full term, what is the subsequent lifetime prevalence of the sensory difference? Subsequent mean after the birth, just because of that premature or full term, after that eventually what will be the prevalence? कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलो
If you have any question, you can just send me a message. आप जिस इसको सिर्फ रीड करें और एग्जाम्पल इसको ट्राई कोशिश करें। आप जो है आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि हम इन क्वेश्चन से ये जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी सिनेरियो आपको आ सकती है, इसलिए इसको क्वेश्चन को याद ना करें, इस तरीके को याद करें कि अगर सिनेरियो दी गई है तो उसमें से हम पी आई सी यू किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह हम लिखेंगे, या अगर पी आई सी यू हमें मिली है तो फिर किस तरह जो है किस तरह हम बनाएंगे। If you have already PICU given तो फिर तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, but the challenge is when you have a clinical scenario ability और उससे आप जो है PICU जो है बनाएंगे, तो ये जो है चैलेंज है। तो दैट्स वाई कोशिश करें कि इसको PICU समझे कि किस तरह हम किसी भी सिनेरियो से बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम अभी सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं यही जो है आपसे एग्जाम में आ जाए। अब आते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट द डायग्नोस्टिक क्वेश्चन। मिस डायग्नोसिस जो है ये एक ऐसी है जिसको इट इज इनएविटेबल, मतलब इस अनअवॉइडेबल है, हम इसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते। ये ongoing प्रोसेस है, पैरेलल चलती रहती हैं, ओवरलुकिंग हो जाती हैं, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडीशन होती है, मिस डायग्नोसिस हो जाती हैं, कंप्लीटली ओवरलुकिंग हो जाती हैं। दीज ऑल आर द सिक्योरिटी ऑफ दैट मिस डायग्नोसिस। नाउ वी हैव we should at least try to reduce all these misdiagnosis, misclassification or that we're looking. So उसके लिए फिर we need a test which is very precise and very accurate, and there are many studies which will just indicate that this test is good, this test is good. तो किस जुबान में यानी किस कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेस पर वो ये कहेंगे कि ये जो मल्टीपल स्टडीज है कि ये टेस्ट बेहतर है, ये टेस्ट बेहतर है। तो दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके बेस पर जो है हम किसी भी टेस्ट को जो है अच्छा बुरा कह सकते हैं। टू ऑफ देम इज द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, एंड इस सेंसिटिव स्पेसिफिसिटी से जो है हम फिर और बहुत सारे पैरामीटर्स जो है बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसी वी हैव द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, तो इससे हम लाइक्लीहुड रेशियो भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो जो है दिस इज इक्वल टू सेंसिटिविटी डिवाइड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। इसी तरह नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो जो है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिसिटी। यानी इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है दैट इज द लाइक्लीहुड रेशियो। तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी नीचे होगा, सेंसिटिविटी ऊपर होगा, that will be equal to the positive likelihood ratio. And I am repeating, the negative likelihood ratio would be the 1 minus sensitivity divided by specificity. इस तरह जो है यूडेंस इंडेक्स जो है वो इस तरह बनता है कि that is the addition of the sensitivity plus specificity, फिर इसको 1 से माइनस यानी -1 करें इससे, so that would be equal to the यूडेन इंडेक्स। इस तरह एक्यूरेसी जो है अब टेस्ट जो है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, दिस पैरामीटर व्हिच इज कंबाइनिंग ऑल द ट्रू वैल्यूज, जितने भी ट्रू वैल्यूज हैं मीन द ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज, द ट्रू नेगेटिव वैल्यूज डिवाइडेड बाय ऑल ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, इन तमाम को नीचे ऐड करें, ऊपर जो ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू नेगेटिव को ऐड करें, एंड दैट विल गिव टू द दैट इक्वलेशन। नाउ ये ट्रू फॉल्स और ये ट्रू पॉजिटिव ये क्या चीज़ है, ये हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है। इसके साथ साथ हम एक डिस्कस करेंगे पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है। तो ये मुख्तलिफ जो है तकरीबन पैरामीटर्स यूज होते हैं टू टू असिस्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ ए टेस्ट। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वही सिनेरियो है जो हम प्रीवियसली डिस्कस स्टार्ट में हमने किया था लेक्चर में। एक बंदा उसको बैक पेन है और वो हेवी लिफ्टिंग की वजह से उसको बैक पेन हुआ था, फिर वो एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास चला गया, उसने उसको एनाल्जेसिक दी, इंसेट्स दी और उसको कहा है कि आप आराम करें, लेकिन इससे कुछ फिर ख्वाह उसकी कुछ कमी नहीं पेन में। तो फिर एक थेरापिस्ट के पास गया, फिजिकल थेरापिस्ट के पास गया। अब उनको ये इस बात का भी थोड़ा सा जो है लगता है कि मोस्टली जो नॉन ऑर्थोपेडिक सर्जन फिर भी सही है, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो मेडिकल फिजिशियंस होते हैं, they mostly they don't have such detailed knowledge of assessment of the MSK condition। तो वो यूजुअली सब पेन को रिड्यूस करने के लिए इनको एनर्जेटिक एक चीज दे देते हैं, लेकिन वो
एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं करती कि एग्जैक्टली which structure is involved, या which region is involved, and what is actually it is a tendonitis, it is a sprain, या and which grade of sprain it is, जो है ये tendinosis है या जो है, ये मुख्तलिफ कंडीशंस को डायग्नोस करिए। obviously we need to have a proper detailed objective examination। नाउ यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टेस्ट जो है इसके लिए सही है। तो सपोज उसका लो बैक पेन जो है वो नीचे रेडिएट भी हो रहा है, विच सिंपली इंडिकेट दैट देयर मे बी सम रेडिकुलोपैथी, सम यहाँ पे रेडिकुलर साइन मौजूद है, टिंगलिंग है, वहाँ पे पिन नीडल्स है। तो जहन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम डायग्नोस कर सकते हैं कि दिस पर्सन हैव द दिस आर द रेडिकुलोपैथी है कि नहीं है। फिर वहाँ पे जो है सपोज हमारे जहन में आ जाती है कि स्टेट लेगराइज एसएलआर जो है, अब ये एक टेस्ट है जो हम कर सकते हैं, प्लम टेस्ट हम कर सकते हैं। तो अब क्या रिसर्च क्या की थी, एविडेंस क्या की थी है कि ये जो एसएलआर है या जो इस्लाम टेस्ट है, अ, ये क्या ये एक बेहतरीन एक एक्यूरेट प्रिसाइज टेस्ट है। ये एक पेशेंट जो लो बैक पेन हो और रेडिकुलर पेन के साथ हो, डिस्क बल्ज के साथ हो, नर्व रूट कंप्रेशन हो रही हो, तो क्या ये टेस्ट उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमें बताएंगे सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सो द लिजैक टेस्ट विच इज एक्चुअली द स्टेट लेगराइज एसएलआर जो है, हाउ मच इट इज एक्यूरेट टेस्ट एंड नर्व रूट कंप्रेशन, तो ये हमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बताएगा। तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के लिए एक 2+2 टेबल जो है हम बनाएंगे और इसकी कॉलम पर हेडिंग देंगे कि जब हम पेशेंट आ जाते हैं तो या तो उसमें डिजीज जो है प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। सिमिलरली जब हम उसके असेसमेंट शुरू करते हैं और टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर द टेस्ट हमें रिजल्ट मिल जाएगी, या तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होगा या द टेस्ट रिजल्ट जो है नेगेटिव होगा। पॉजिटिव रिजल्ट मीन द पर्सन हैव द डिजीज, पर्सन डोंट हैव द डिजीज। अब यहाँ पर if the person is actually having the disease and the test result is also showing that the person have the disease, it means this positive result जो है it is a true positive, because test भी declare कर रहा है the person have the disease and the person has actually have the disease, but is known as a true positive। इसको सिंपली हम कहेंगे TP, या दिस बॉक्स को हम A के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगर टेस्ट रिजल्ट आया है कि positive, yeah, the person have the disease, but actually really reality जो है patient don't have the disease, he is a healthy, it mean हमारा ये जो positive आया है ये गलत रिपोर्ट आया है, that is a false positive, and that will be B, we can term as the FP। The next is कि the person have the disease actually, but the test report is saying that he don't have the disease, he is a healthy person, she is a healthy person। So now this negative report जो है ये गलत है, so that will be called as the false negative, and that will be the box will become as C। Why it is false negative? Because this negative जो है ये गलत है, क्योंकि the person को disease है, अगर टेस्ट कहता है कि नहीं है तो ये नहीं, जो आंसर ये गलत। अब एक बंदा जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी है, उसको एक स्पेसिफिक डिजीज जो हम जिसकी ना हमारे जहन में उसको नहीं है, और टेस्ट भी ये कह रहे हैं कि यस दिस पर्सन डोंट हैव दैट डिजीज, तो दिस जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है दैट इज अ ट्रू नेगेटिव, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय द डी, एंड द ट्रू नेगेटिव इज TN। ये हम लिख सकते हैं। नाउ अगर हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सेंसिटिविटी जो है ये हम इस कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिसिटी हम इस कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है हम इस रो से कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉप रो से, एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है हम इस रो से यानी नीचे रो से जो है यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। इन चारों में एक चीज का माना है कि इफ इट इज द सेंसिटिविटी, इफ इट इज द स्पेसिफिसिटी, इफ इट इज द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इफ इट इज द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इन तमाम में जो है ट्रू वैल्यू जो है ये टॉप पर होगी। अब सेंसिटिविटी क्या कहता है कि जितनी भी बीमार लोग थे, यानी एक्चुअली दे वर हैविंग द डिजीज, इट मीन sensitivity is the calculation of sensitivity among all the disease people, and the disease people how many patient they have the positive report, क्योंकि वो डिजीज पीपल में जो पॉजिटिव आएंगे वो ट्रू वैल्यू आएगी। तो कॉमनेस्ट पॉइंट जो सब में सिमिलर वो ये है कि तमाम के तमाम का जो न्यू नॉमिनेटर है, जो टॉप वैल्यू होगी, दैट विल बी अ ट्रू वैल्यू। इट मीन
Now, if we are going to calculate the sensitivity from this column, and the true value, it is the true positive. So true positive will be on the top, and then that will be divided by the addition of the both the true positive and the false negative. So that will be A divided by A plus C. हम दोनों को ऐड करेंगे, so that will be sensitivity. Yeah, we can say that the sensitivity is equal to the true positive divided by the true positive plus the false negative. सिमिलरली स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम ट्रू वैल्यू यहाँ पे ढूंढेंगे, दैट इज द ट्रू नेगेटिव, एंड दैट टी एन जो है, एंड इसको टॉप पर लिखेंगे, दिस इज द डी डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बी प्लस डी या फॉल्स पॉजिटिव प्लस द ट्रू नेगेटिव, एंड दैट विल बी स्पेसिफिसिटी. इसी तरह अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू को देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए द ट्रू वैल्यू इज द ट्रू पॉजिटिव, and the true positive will be divided by all the positive values, चाहे वो true है या false है. So the positive predictive value will be equal to A divided by A plus B, because we can calculate the positive predictive value from this row. Similarly, the negative predictive value can be calculated as C divided by C plus D, or we can say that it is equal to the D divided by C plus D. नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यानी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं उसमें से ट्रू यानी सही पॉजिटिव कितने हैं, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से मुराद ये है कि जितनी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं उन सब में से सही नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव रिपोर्ट्स कितने हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये चार पैरामीटर जो हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, देन इसके बाद जो है ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये तमाम के तमाम जो है ये ट्रू वैल्यू की रेट कि ना हाउ मच द ट्रू वैल्यू इज. सेंसिटिविटी में तमाम जो है डिजीज पीपल में व्हाट इज द ट्रू पॉजिटिव. स्पेसिफिसिटी तमाम हेल्दी पीपल में हाउ मच इज द ट्रू नेगेटिव. पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज तमाम पॉजिटिव रिपोर्टेड पीपल में कितने ट्रू पॉजिटिव है. नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में तमाम नेगेटिव रिपोर्टेड पेशेंट्स में हाउ मच इज द ट्रू नेगेटिव. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. इस तरह लाइक्लीहुड रेशियो में पॉजिटिव नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो, तो मैं रिपीट करता हूँ कि जो पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो दैट विल बी इक्वल टू द सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1 minus specificity, and the negative likelihood ratio will be equal to 1 minus sensitivity divided by specificity. So already we have discussed them in detail. These are the true positive, the false positive, the true negative, and false negative. Now the last type of question, that is the prognostic question. ये इसकी एग्जांपल देंगे, और पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्नोसिस है क्या चीज़. प्रोग्नोसिस से मुराद ये है कि जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं कि सपोज इफ वी हैव अ पेशेंट, और वो पेशेंट कह रहे हैं कि मैं जो है मेरी कोई इस तरह की कमिटमेंट है 1 मंथ के बाद, तो क्या मेरी जो कंडीशन है ये विद इन 1 मंथ जो है ये ठीक हो जाएगी, क्या रिकॉर्ड हो जाऊंगा. तो ये जो आप आने वाले दिनों में आप प्रोडिक्शन करेंगे कि यस यू विल बी रिकॉर्ड विद इन 2 वीक्स और विद इन 3 वीक्स, या जो है देयर इज less chances of recovery in the next 1 month, so you may have the condition after the 1 month as well. तो ये दोनों जो आंसर्स आएंगे, इसका जो क्वेश्चन है ये, यानी आप आने वाले वक्त में कोई प्रोडिक्शन करते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज द प्रोग्नोसिस. सो देयर आर सम कंडीशंस व्हिच हैव गुड प्रोग्नोसिस, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं विद इन अ वीक, विद इन सम डेज, या विद इन 2-3 वीक्स उनकी कंडीशन जो है थ्रू द ट्रीटमेंट जो है ये खत्म हो जाती है, ठीक हो रिकवर हो जाती है. और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जल्दी रिकवर नहीं होते, और लाइफ लॉन्ग या जो है वो पुराना टाइम के बाद कहीं जाके हो जाते हैं, तो फिर वी कैन से दैट दे हैव द पुअर प्रोग्नोसिस, दे हैव बैड प्रोग्नोसिस, क्योंकि वो जल्दी रिकवर नहीं हो. जैसे मिसाल के तौर पर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लें या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ले लें, दीज आर द सम द कंडीशन which may have the symptoms and the consequences, lifelong consequences. So in that case, we can say that without the surgical treatment, the OA जो है ये मेडिकल और
फिजिकल थेरेपी और द रिहेबिलिटेशन जो है इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो द पर्सन may have the condition. हाँ, these medicine and therapy may have cause a reduction in the symptom, but still the symptoms would be there. So we can say that it is a poor prognostic condition. Similarly, the spinal cord injury, once the person have complete spinal cord injury, so it's a lifelong condition. So we can say that there is a bad prognosis, a poor prognosis of the spinal cord injury patient. सो आप एक पेशेंट है, वो आपकी क्लिनिक आ जाता है और आपसे कहता है कि आई हैव कंडीशन या लो बैक पेन है और मुझे 6 हफ्ते बाद जो है किसी जाना है, और यहाँ तो क्या चांसेस है कि इन 1.5 मंथ में रिकवर हो जाऊंगा या नहीं? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एंड पेशेंट विद acute low back pain, what is the probability of being pain free within the 6 week? तो ये जो है हमारी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था. That was all about the research question. We discuss the types of question, we discuss what research question is, and we discuss how to generate, how to formulate a question, how to construct a research question which should be a smart question, which should be measurable question, which should be relevant and reliable, relevant question, realistic question, as well as should be in time bound. So ये जो discussion थी, that was all about. Then we discuss each example for each type of question, and we then construct a question to the method of the P. तो P को जो है ये PCOS भी हो सकती हैं, PO भी हो सकती हैं, और समटाइम्स जो है ये PCOT भी हो सकती हैं, जिसमें अगर आप PICO एंड में आप P जो है उसका भी जिक्र कर देते हैं कि हाउ मच टाइम. तो फिर जो है जैसे अब ये प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है, तो प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन में जो है फिर ये टाइम जरूर होनी चाहिए. तो then we card is the PCOT. So that was all about the research question. Thank you so much to all of you.